वेलकम टू सत्यम प्राइवेट ITI जनता बाजार सारण। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता और इलेक्ट्रिकल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मशीन होती है हमारी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी मशीन है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करती है। ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करना होता है। अब एक लेवल से दूसरे लेवल से मेरा मतलब है कि वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करना। अब ये वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र तो करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है, कुछ भी करे लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ पे हमारी जितनी भी मशीनें हैं या हमारे घरों में जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, सारे के सारे 50 हर्ट्ज़ पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 50 हर्ट्ज़ पे सारी मशीनें काम करती हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, करंट कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ट्रांसफार्मर का जो मेन काम हमने जान लिया कि वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पे लगभग इलेक्ट्रिसिटी 11 kV में जनरेट की जाती है। ठीक है, यानी कि 11 किलोवोल्ट में जनरेट की जाती है। अब इस 11 किलोवोल्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इस 11 केवी का स्टेप अप कर देते हैं। यानी कि हम 11 केवी को हम 400 केवी या फिर हम कर देंगे 66 केवी। यानी कि जितना हमारा डिस्टेंस होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वहाँ से लेकर के हमें जितनी दूर भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम वो अपनी वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं। क्योंकि अगर हम वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं तो करंट का स्टेप डाउन हो जाता है। अगर करंट का स्टेप डाउन होगा तो हमारे जो कंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं, उन कंडक्टरों में फ़र्क पड़ जाता है। वो हमें कंडक्टर जो है उनकी थिकनेस कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कोस्ट, यानी कि जो कैपिटल कोस्ट जो होती है वो आ, कम लगती है। तो इसलिए हम वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं, और इस वोल्टेज का स्टेप अप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर्स की। ओके, तो यानी कि ट्रांसफार्मर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम ओनली 11 केवी को हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और हम इस 11 केवी को 400 किलोवोल्ट में स्टेप अप कर रहे हैं। ये कैसे करते हैं और ये पूरा का पूरा काम किस तरीके से होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इन दोनों के अपने अपने काम हैं, और हम जो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो इन दो ही टाइप्स के ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफार्मर के स्टेप अप और स्टेप डाउन के अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें, तो हमारे घरों में या हमारे पास सभी के पास हमारे पास मोबाइल चार्जर्स मिल जाएंगे। उन मोबाइल चार्जर्स को अगर आप, या फिर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को किसी को भी अगर आप खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि हमारा जो मोबाइल का जो चार्जर होता है वो हमें आउटपुट में 3.7 वोल्ट के आसपास देता है, जो कि डीसी में होती है। लेकिन हम उसको इनपुट 220 वोल्ट एसी देते है ना, हम उसको इनपुट देते हैं 220 वोल्ट एसी। ठीक है, तो वो 220 वोल्ट एसी को यही ट्रांसफार्मर 5 वोल्ट में चेंज करता है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये 5 वोल्ट जो होती है वो होती है एसी में, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होती है, और 220 की भी 50 हर्ट्ज ही होती है। तो
अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर देता है 5 वोल्ट में। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर, वो करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, ये अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारी लो वोल्टेज है, अगर हम सेम यहीं पे 5 वोल्ट, जो यहाँ पे हम 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो इस ट्रांसफार्मर ने 5 वोल्ट में इसको स्टेप डाउन किया, सेम इसी तरीके से अगर हम इस ट्रांसफार्मर को इनपुट में अगर 5 वोल्ट देते और ये हमको आउटपुट में देता 220 वोल्ट, तो क्या होता, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इनपुट में तो 5 वोल्ट ले रहा है, लेकिन आउटपुट में हमको 220 वोल्ट दे रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट इनपुट में देते हैं, तो और हमें ये आउटपुट में 5 वोल्ट देता है, तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हर जगह जितने भी जगह आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, वो सभी दो टाइप्स के ही ट्रांसफार्मर होंगे। और अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि जो जितने भी जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और जो हमारे घरों के आसपास अगर आपको देखें आप, तो आपके घरों के आसपास एक मतलब कि कोई ना कोई ट्रांसफार्मर जरूर लगा होगा जहाँ से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो उस ट्रांसफार्मर जो वो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर को इनपुट में 11 kV दी जाती है। ठीक है, और 11 kV देने के बाद वो ट्रांसफार्मर हमको आउटपुट में देता है 220 वोल्ट, और 3 फेज में उसमें रहता है लगभग 440 वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो उससे पहले हम इसकी वाइंडिंग के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में देखिए दो टाइप्स की वाइंडिंग यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा ही सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम 220 वोल्ट अगर ट्रांसफार्मर को इनपुट में दे रहे हैं और आउटपुट में वो अगर हमें 5 वोल्ट अगर दे रहा है, तो यानी कि इनपुट साइड में अगर हम 220 वोल्ट देंगे, तो यानी कि हम उसको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। और अगर हमको आउटपुट से अगर 5 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उससे हमको सप्लाई मिल रही है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमारी दो टाइप्स की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम इसी तरीके से प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट, जो हम प्राइमरी करंट मीन्स जो हम इसको सप्लाई वोल्टेज दी हमने, और जैसे हम इसको वोल्टेज देंगे तो कुछ करंट भी होगा, तो इसी तरीके से इसमें प्राइमरी करंट होगा, और यहाँ पे आउटपुट में सेकेंडरी करंट होगा। सेम इसी तरीके से प्राइमरी वोल्टेज होगा जो कि हम प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे, और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज होगा। जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम एन पी से दिखाते हैं। सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसको हम एन एस से दिखाते हैं, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, प्राइमरी करंट को हम आईपी से दिखाते हैं, यानी कि प्राइमरी करंट, करंट की यूनिट जो करंट जो होता है हमारा, करंट को हम आई से दिखाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी करंट को हम आई एस से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है हम उसको वी पी से दिखाते हैं, और सेकेंडरी वोल्टेज को हम वी एस लिखते हैं। तो अब अगर हम इसकी वाइंडिंग की बात करते हैं, या अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक कोर दिखा रखा है, और कोर में हमने दो वाइंडिंग कर रखी है। ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग।
अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो अब हमें फ्राइडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो समझना पड़ेगा। अब देखिए फ्राइडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमसे कहता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मतलब कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो जब हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, उसके बाद ये फ्लक्स क्या काम करता है, इस कोर के चारों तरफ मतलब कि राउंड में चक्कर लगाने लगता है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें राउंड मारने लगता है तो उसके बाद फ्राडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमसे एक चीज़ और कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्लियर है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो ये ईएमएफ होती है हमारी, इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब जैसे ही हमने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बने, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के बाद ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में रोटेट होने लग जाते हैं और ये जो कोर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, जिसको हम सेकेंडरी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर जो है हमारा ये काम करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर की हमने वर्किंग जान ली। अब अगर हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो देखिए पहला है हमारा कोर, सेकंड है हमारा वाइंडिंग, थर्ड है हमारा टर्मिनल्स एंड बुशिंग्स, फोर्थ है हमारा टैंक, फिफ्थ ट्रांसफार्मर ऑयल, सिक्स कंजर्वेटर टैंक, सेवन है ब्रीदर एंड एट्थ है हमारा कूलिंग सिस्टम। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर दिखा रखा है। कुछ इस टाइप का ट्रांसफार्मर आप नॉर्मली ज़रूर देखते होंगे। आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएंगे आपके घर के आसपास, या अगर आपके कोई सब स्टेशन आपने देखा है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं तो उस ट्रांसफार्मर में हमें देखिए ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं और कुछ हमें बाहर से ही देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे अगर हम इस टैंक की बात करते हैं तो ये हमारा एक टैंक होता है। इस टैंक के अंदर ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसी के अंदर ही होती है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये कोर है, इस कोर में हमारा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इस कंटेनर के अंदर रहती है, यानी कि इस टैंक के अंदर रहती है। और उसके बाद जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, इसकी वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होते हैं वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। जो हमने यहाँ पे इंसुलेटर्स एंड बुशिंग जो दिखा रखा है आपको, बुश जो दिखा रखे है, ये इन्हीं वाइंडिंग से कनेक्ट होता है यहाँ पर जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई, इनकी सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो, और प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम लोड से कनेक्ट करते हैं। यानी कि लोड साइड जो होगी हमारी वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर्स एंड जो बुशिंग जो होते हैं, बुश जो होते हैं, ये हमको देखने को मिल जाते हैं। हमको बकॉल्ज रिले देखने को मिल जाती है, कंजर्वेटर टैंक देखने को मिल जाता है एंड ये टैंक देखने को मिल जाता है। और उसके बाद एक जो ब्रीदर होता है, ये ब्रीदर हमको देखने को मिल जाता है। तो इन सब पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन है हमारा कोर। देखिए कोर जो होता है ये मतलब कि सिलिकॉन स्टील के बने हुए रहते हैं।
सिलिकॉन स्टील की बने हुए रहते हैं। और जो ये आपको यहाँ पे देखिए एक कोर दिख रहा है, ये एक सिर्फ मतलब कि सिर्फ एक कोर नहीं होता है, ये काफ़ी सारे 0.5 mm या फिर 0.10 mm। तो ये ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, उसी के अकॉर्डिंग जो इसकी थिकनेस है, इस कोर की थिकनेस हम डिसाइड करते हैं। तो जो ये यहाँ पे कोर है, ये बहुत सारे कोर्स मतलब कि लैमिनेटेड जो सिलिकॉन स्टील जो हम कोर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सिलिकॉन स्टील के कोर लैमिनेट किए जाते हैं, एक दूसरे को लैमिनेट किया जाता है और लैमिनेट करने के बाद रिविट करके ये कोर बनाया जाता है। यहाँ पे आपको अगर आप कोई ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर भी अगर आप खोल के देखेंगे तो उसका जो कोर होगा, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सिलिकॉन स्टील के कोर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पत्ती टाइप की देखने को मिल जाएगी और उनको जोड़ करके कोर बनाया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसकी जगह सिर्फ एक सिंगल मोटा कोर क्यों नहीं यूज़ किया जाता? तो इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये हैं कि इसको यूज़ करने का एक मेन कारण होता है हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस कम से कम किए जा सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स के ही लॉस होते हैं हमारे। पहला है हमारा कॉपर लॉस, दूसरा है हमारा आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होते हैं वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर और वो वेरिएबल लोड होते हैं। कॉपर लॉस जो होते हैं हमारे वो वेरिएबल लॉसेस होते हैं, यानी कि अगर लोड बढ़ेगा, अगर इस ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा तो हमारे कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे। और जो कॉपर लॉसेस जो होते हैं हमारे वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो लोड बढ़ेगा तो हमारे कॉपर लॉसेस भी बढ़ेंगे, और अगर लोड कम होगा तो हमारे कॉपर लॉसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमारा आयरन लॉसेस भी होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। आयरन लॉसेस लगभग फिक्स रहते हैं हमारे, ये एक से रहते हैं, लोड जब हो या ना हो। तो आयरन लॉसेस को कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इस ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर को लैमिनेट करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर जो आयरन लॉसेस जो है हमारे, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, इन दोनों को कम से कम किए जा सके। सेकंड है हमारा वाइंडिंग, यानी कि इन जो वाइंडिंग है इस कोर के ऊपर ही वाइंडिंग की जाती है। अब देखिए वर्किंग में मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग करते हैं कि एक साइड हमने प्राइमरी वाइंडिंग कर दी, दूसरी साइड मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये दिखाया था, लेकिन एक्चुअल अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली इस टाइप से कनेक्शन नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली प्राइमरी वाइंडिंग भी यहीं पे है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी के ऊपर है, तो इस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद है हमारा टर्मिनल्स एंड बुशिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल एंड बुशिंग जो होते हैं हमारे, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं। फोर्थ है हमारा टैंक। अब ये पूरा का पूरा जो टैंक है, ये इस टैंक के अंदर क्या होगा, ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये दोनों चीज़ इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर रहती है। और उसके बाद फिफ्थ नंबर में आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखना पड़ता है। और ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग, इन ये दोनों इसी कंटेनर के अंदर रहते हैं, इसी टैंक के अंदर रहते हैं, और ये टैंक पूरा का पूरा ऑयल से भरा हुआ रहता है। ये ऑयल होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल, और इसकी जो इंसुलेशन की जो मतलब कि कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। और इसकी खासियत ये है कि अगर ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रांसफार्मर लोड पड़ने पे ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी जो कोर है और वाइंडिंग है ये हीट होने लग जाता है। इसके अंदर मतलब कि हीट होगा, यानी कि जो लॉसेस, जो आयरन लॉसेस मैंने आपको बताए थे, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग हीट होने लग जाते हैं। तो इस हीट से इसके जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग पे भी इंसुलेशन रहता है। इसका इंसुलेशन अगर इसको कूलिंग प्रोवाइड ना की जाए तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा और ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा।
तो इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज़ करते हैं। पहला हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज़ करने का मेन पर्पज़ है इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाना ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को। दूसरा है कि अगर कोई फॉल्ट का कंडीशन मतलब कि बनता है तो उस केस में ये एज ए इंसुलेशन यानी कि एज ए इंसुलेटर जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके ये फ़ायदे हैं और ये एक इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, एक इंसुलेटर ऑयल होता है। 6 नंबर का है हमारा कंजर्वेटर टैंक। अब देखिए कंजर्वेटर टैंक जो है ये ट्रांसफार्मर टैंक के ठीक ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी एक टैंक है, इसमें भी ऑयल ही भरा हुआ रहता है। अब ऑयल इसमें भरने का कारण क्या है कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल पूरा का पूरा ऑयल से भरा हुआ रहता है और इस ट्रांसफार्मर टैंक से एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है और ये कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट होता है और कंजर्वेटर टैंक भी हमारा आधा भरा हुआ रहता है। कंजर्वेटर टैंक कभी भी ट्रांसफार्मर ऑयल से पूरा भरा हुआ नहीं रहता है। पूरा भरा हुआ ना रहने का कारण क्या है कि जब भी क्या होगा ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा गर्म होगा, यानी कि जब इस पर अगर लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने से क्या होगा हमारा ऑयल भी गर्म होगा और ऑयल गर्म होने से क्या होगा ऑयल अपना लेवल बढ़ाने लगेगा। यानी कि आपने अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने अपने घर में कभी घर पे या कहीं पे भी अगर चाय बनते हुए देखी है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम चाय को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब चाय बन जाती है तो क्या होता है चाय में उबाल आने लगता है। तो उबाल आने से क्या होता है चाय मान के चलिए हमारा जो भी हमने बर्तन में चाय बना रखी है उसका एक लेवल था, हमने उसको एक लेवल तक ही हमने उसमें पानी डाला था, दूध डाला था और जो कुछ भी डालते हैं हम उसमें डाला था हमने। लेकिन जब चाय बन जाती है तो क्या होता है चाय गर्म जब बहुत ज़्यादा खौलने लग जाती है तो वो अपना लेवल बढ़ाने लगती है, हम वो ऊपर आने लगती है, उबाल आने लगता है उसमें। और अगर हम गैस कम ना करें तो वो क्या होता है वो चाय जो है वो बिखरने लग जाती है, नीचे गिरने लग जाती है। सेम इसी तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ भी होता है। जब इसकी जो वाइंडिंग है इसमें जब एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं तो ऑयल गर्म हो जाता है और ऑयल के गर्म होने से क्या होता है कि इसका ऑयल जो है वो अपना लेवल मतलब कि इसमें ऑयल में भी आप कह सकते हैं कि उबाल सा आने लगता है, ऑयल अपना लेवल बढ़ाने लगता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक आधा भरा हुआ रहता है हमारा, ये इसमें गैप इसीलिए दिया जाता है कि इसको आधा मतलब नहीं भरा जाता। इसका मेन कारण यही होता है कि अगर हमारा जो ऑयल है वो अगर गर्म होने लगे तो वो ऑयल बाहर ना गिरे, वो बाहर गिरेगा तो उसका ट्रांसफार्मर ऑयल भी काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा आता है ये, तो इसलिए ये बेकार ना जाए। इसलिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जिस टाइम पीक आवर्स चलते हैं, जिस टाइम पे लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोड कभी एक समान नहीं रहता ट्रांसफार्मर पे, सुबह के टाइम कुछ और लोड होगा, दिन के टाइम पे कुछ और होगा और रात के टाइम कुछ और होगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि रात के टाइम जो लोड होता है वो पीक में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोड हमारा रात के टाइम ही रहता है। यानी कि रात के टाइम मीन्स हमारा 8 से 10 बजे के आसपास पीक में लोड रहता है। तो इस टाइम पे क्या होगा तो जब ऑयल अपना लेवल बढ़ाने लगता है तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे आधा इसको भरा हुआ है तो वो अपना लेवल बढ़ाने लगेगा। और लेवल ऐसे नहीं होता है कि एकदम से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ये अपना लेवल बढ़ाने लगता है। और जब तक हमारा लोड जो है वो कम हो जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल भी ठंडा होने लगता है, तो वो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये है कंजर्वेटर टैंक और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद एक मेन चीज़ जो है, यानी कि मेन चीज़ कह लीजिए या फिर ट्रांसफार्मर की सेफ्टी कह लीजिए, वो है हमारा कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर का मेन टैंक के बीच में लगा हुआ रहता है बकौल्स रिले। ये एक रिले होती है, ये काम किस तरीके से करती है देखिए, ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगे हुए होने का इसका मेन कारण ये है कि जब भी ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल कंजर्वेटर टैंक की तरफ जब बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो ऑयल है वो बकौल रिले से होता हुआ जाएगा। और अगर ये ऑयल तेज़ी से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा तो इसमें एक प्लंजर लगा हुआ रहता है। जब तेज़ी से ये ऑयल कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा तो वो ऑयल उस प्लंजर को पुश करेगा और यहाँ पे एक स्विच रहता है, वो स्विच हमारा इसी बकौल जिले के अंदर स्विच रहता है, वो स्विच हमारा ऑपरेट हो जाएगा, वो स्विच हमारा ऑन हो जाएगा और
तो इस ऑन होने से हम इससे कई सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। हम इससे अलार्म सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा अलार्म बज जाए, जिससे जो ऑपरेटर्स जो है जो इसकी मतलब कि मेंटेनेंस या फिर जो इसके देख रेख के लिए हमने लोग रखे हुए हैं उनको पता लग जाए, क्योंकि हर समय ट्रांसफार्मर के पास नहीं रहा जा सकता, तो इसलिए कुछ सेफ्टी यूज की जाती है। तो ये जो स्विच है वो ऑपरेट हो जाएगा और अलार्म बज जाएगा। या फिर ये भी किया जा सकता है कि इस स्विच से जो इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है वो इससे पहले कोई ना कोई सर्किट ब्रेकर जरूर लगाया जाता है। वो सर्किट ब्रेकर हमारा एसी भी हो सकता है, ओसी भी हो सकता है। ज़्यादातर ओसी भी यूज किए जाते हैं और SF6 यूज किए जाते हैं, ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो उस सर्किट ब्रेकर मतलब कि उस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से जो बकौल रिले है, इस बकौल रिले से कनेक्शन दिए जाते हैं कि जब भी अगर ये स्विच ऑपरेट हो तो वो जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये बकौल रिले ऑपरेट होगी तो वो जो सर्किट ब्रेकर जिससे कि इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जा रही है वो ऑफ हो जाएगा, और उसके ऑफ होते ही ट्रांसफार्मर को सप्लाई नहीं मिलेगी, और हमारा जो ये ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट की कंडीशन थी या फिर फॉल्ट के कंडीशन में ऑयल का लेवल बढ़ा था या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, उस केस में अगर ऑयल का लेवल बढ़ा था, तो अगर इसकी सप्लाई ही कट जाएगी तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ऑयल अपने आप ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद इसका जो ऑपरेटर्स जो है जो इसको मेंटेनेंस करने वाले हैं वो इसको देख लेंगे और इसका जो फॉल्ट है वो दूर कर देंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का जो बड़ा डैमेज होने से बच जाएगा। और ट्रांसफार्मर जो टैंक है, टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि ये कुछ स्लॉट्स टाइप के बने हुए रहते हैं, और ये काफ़ी बड़ा सा यहाँ से मतलब कि ये कवर लगाया हुआ रहता है। तो ये कूलिंग के लिए होता है कि जब भी बाहर का जो हवा है, इन्वायरमेंट में जो हवा है वो इस ट्रांसफार्मर के जो ये स्लॉट्स से टकराए, टकराने के बाद जो अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल जो गर्म है उसको ठंडा करने के लिए ये नेचुरल एयर रहती है और यही इसको ठंडा करती है। अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है जो अंदर की जो हीट है, अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है हमारा ब्रीदर। अब देखिए ब्रीदर का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको ये देखिए ये ब्रीदर है। यहाँ पे ये कंजर्वेटर टैंक में ब्रीदर दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको अलग यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये ब्रीदर जो है ये ट्रांसफार्मर का एक तरीके से सांस लेने की जगह है। जब इसका ऑयल का लेवल बढ़ता है तो ऑयल का लेवल बढ़ने से क्या होता है, इसके जो अंदर कंजर्वेटर टैंक के अंदर, देखिए कंजर्वेटर टैंक के अंदर एक खाली स्पेस रहता है जहाँ पे हवा भरी हुई रहती है। तो जैसे ही ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो ऑयल अपना लेवल बढ़ाएगा, तो जो हवा है उस हवा को बाहर निकलने के लिए भी जगह चाहिए ना। तो ये जो ब्रीदर है, ब्रीदर का काम यही होता है, ब्रीदर से हवा बाहर निकल जाती है। और जब ऑयल ठंडा होता है तो ठंडा होने से क्या होगा, दोबारा से ट्रांसफार्मर ऑयल को हवा लेने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो सेम यहाँ से ट्रांसफार्मर दोबारा से हवा ले लेता है। और इस ब्रीदर में हम सिलिका जेल यूज करते हैं। सिलिका जेल यूज करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर दोबारा से हवा ले, क्यों ले हवा, इस खाली स्पेस को भरने के लिए जब हवा ले तो हवा में जो मॉइस्चर है और जो मतलब कि धूल वगैरह जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ना चले जाए। अगर वो मॉइस्चर मतलब कि मॉइस्चराइज एयर अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मिक्स हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर ऑयल की जो मतलब कि स्ट्रेंथ है, जो इसकी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो इसके लिए हम सिलिका जेल यहाँ पे यूज़ करते हैं। और सिलिका जेल आपने देखा होगा आजकल अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें जो कंपनीज है वो सिलिका जेल यूज़ करती है ताकि किसी भी तरीके से जो मॉइस्चर से हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलिका जेल यूज़ कर दिया, हमने इसको प्रोटेक्शन दे दिया। उसके बाद लास्ट आता है हमारा कूलिंग सिस्टम। अब देखिए कूलिंग के लिए सिर्फ ऑयल ही यूज़ नहीं किया जाता है। जो एक काफ़ी लो रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि जो मिली एम्पियर में ट्रांसफार्मर है, ये जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर दिखा रखा है ये केवीए में, ये यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में इन ट्रांसफार्मर की रेटिंग रहती है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो मिली एम्पियर से लेकर के और MVA में भी रहते हैं, यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर में भी रहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में भी रहते हैं। तो
तो अलग अलग ट्रांसफार्मर की अलग अलग कूलिंग होती है। हर एक ट्रांसफार्मर को कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं हर एक ट्रांसफार्मर में। अगर हम बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर में हमने ऑयल कूलिंग कर रखी है, कुछ में एयर कूलिंग होती है, कुछ में नेचुरल एयर कूलिंग होती है। नेचुरल एयर कूलिंग किन ट्रांसफार्मर में होती है? जो हमने मोबाइल चार्जर्स की बात करी थी कि मोबाइल चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है, या फिर हमने किसी एलईडी बल्ब के अंदर यूज किया है, या फिर हमने अपने एलईडी टीवी के अंदर यूज किया है। तो जहाँ पे भी हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है वो ट्रांसफार्मर को हम जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जितना भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो नेचुरल एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। यानी कि उन ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए अलग से कुछ भी नहीं लगाया होता है, वो नेचुरल एयर से ही जो कूलिंग मतलब कि खुद को कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और वाइंडिंग नेचुरल एयर से ही ठंडी होती है। उसके में जो लॉसेस जो होते हैं वो थोड़े बहुत लॉसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मिली एम्पियर में जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, मतलब मिली वोल्ट एम्पियर में जो रहते हैं उसमें लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो करंट की जो रेटिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसलिए लॉसेस भी काफ़ी कम होते हैं इन ट्रांसफार्मर्स में। उसके बाद बात आती है सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो हमारे घरों में जैसे कि हम सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करते हैं, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सेम तो सिंगल फेज ही हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, या फिर जो हमारे घर के आसपास जो हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे थ्री फेज के ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों में होते हैं। सिंगल फेस की और थ्री फेस की वर्किंग में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होता है। जो वर्किंग सिंगल फेस की है वही वर्किंग थ्री फेस की भी होती है। सिर्फ क्या होता है कि सिंगल फेस में सिंगल वाइंडिंग होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो सिंगल होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी सिंगल होगी। लेकिन थ्री फेस सिस्टम में क्या होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग भी थ्री कॉइल होंगी। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी में, लेकिन अगर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग भी तीन होंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी तीन होंगी। ये क्यों होंगी? क्योंकि जो थ्री फेज सिस्टम जो होता है उसमें हमारा आर वाई एंड बी तीन फेज होते हैं, तो तीनों फेज हमें प्राइमरी में वाइंड करने पड़ेंगे। सेम सेकेंडरी में भी हमें तीन कॉइल जो है वो वाइंड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें इसमें भी हमें तीन कॉइल वाइंडिंग करने पड़ते हैं ट्रांसफार्मर कॉइल में। अब जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें कुछ कनेक्शन किए जाते हैं। कनेक्शन करने के भी कुछ तरीके होते हैं इसमें। तो इसमें दो टाइप से कनेक्शन किए जाते हैं। पहला है हमारा स्टार वाइंडिंग, दूसरा है हमारा डेल्टा वाइंडिंग। अब देखिए, कुछ ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा में कनेक्शन किए जाते हैं, कुछ में डेल्टा स्टार में कनेक्शन किए जाते हैं, डेल्टा स्टार में किए जाते हैं, कुछ में स्टार स्टार में किए जाते हैं, और कुछ में डेल्टा डेल्टा में कनेक्शन किए जाते हैं। तो मतलब कि स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार इनमें कनेक्शन करने के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, और जहाँ पे हमें जिस ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम उस ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेते हैं। अगर हम स्टार डेल्टा की बात करते हैं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन लगभग काफ़ी कम किए जाते हैं। लेकिन अगर हम डेल्टा स्टार की बात करते हैं, डेल्टा स्टार से मेरा मतलब ये है कि प्राइमरी कनेक्शन हम डेल्टा में करेंगे और सेकेंडरी कनेक्शन हम स्टार में करेंगे। स्टार में करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि स्टार में अगर कनेक्शन करते हैं हम तो वहाँ से हमको न्यूट्रल मिल जाता है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि न्यूट्रल हमको कहाँ से मिलता है। क्या मतलब कि जो न्यूट्रल है हमारा वो हमें ट्रांसफार्मर से ही मिलता है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं हमारे जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई यानी कि न्यूट्रल वायर हम यूज़ नहीं करते हैं, न्यूट्रल वायर हम जनरेट नहीं करते हैं। जो न्यूट्रल है वो हम ट्रांसफार्मर से ही हमको मिलता है। अगर हम अपने घर के आसपास अगर हम देखें तो सिर्फ जो ट्रांसफार्मर में अगर इनपुट सप्लाई अगर हम देखेंगे तो सिर्फ तीन फेज ही ट्रांसफार्मर में गए होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के आउटपुट से चार वायर निकली हुई रहती है, तो वो चौथी वायर जो होती है वो न्यूट्रल की होती है। तो
ट्रांसफार्मर की जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी प्राइमरी कॉइल होती है वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी कॉइल स्टार में होती है। इसका स्टार में करने का मेन रीज़न ये होता है कि कस्टमर को हमें एक फेज और एक न्यूट्रल देना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी जो सप्लाई है वो स्टार में की जाती है, जिससे कि एक फेज और एक न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई कस्टमर को दी जा सके। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यही है स्टार में सेकेंडरी सप्लाई स्टार में करने का। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई डेल्टा डेल्टा में ही करते हैं। इसमें डेल्टा डेल्टा में करने का मेन कारण ये होता है कि हमें न्यूट्रल नहीं चाहिए होता है और न्यूट्रल को हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं। अगर हम न्यूट्रल को भी ट्रांसमिट करने लगे एक दूसरे से दूसरी जगह तो हमारा एक वायर का खर्चा बिना फालतू का बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस कोस्ट को अवॉइड करने के लिए हम न्यूट्रल वायर को कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। न्यूट्रल वायर को मतलब कि न्यूट्रल वायर हमारे जो घरों में आता है वो ट्रांसफार्मर से आता है। और अगर स्टार वाइंडिंग की हम बात करते हैं तो स्टार वाइंडिंग के जो तीनों टर्मिनल्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट की वोल्टेज जीरो रहती है हमेशा। अगर आप इस पॉइंट की वोल्टेज यहाँ से न्यूट्रल वायर से यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।